हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस स्वतंत्र भारत में राजनीति चैप्टर नंबर 1 की। पहले की वीडियो में मैंने समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर दिए हैं। आप उन वीडियो को जरूर देखें, बहुत चीज आपको जानने को मिलेगी। अब मैं स्वतंत्र भारत में राजनीति पर लेक्चर लूंगा। चैप्टर नंबर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब हम देखेंगे भारत, अखंड भारत कैसे बटा। सन 1947 में 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हो गया और आजादी के साथ साथ एक हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान भी आजाद हो गया था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा के एक विशेष सत्र में संबोधित किया। उसका यह प्रसिद्धि भाषण भाग्य विदुचर प्रतीक्षित भेंट या त्रिष्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर भाषण दे रहे हैं 15 अगस्त के दिन, और यही रीत चली आ रही है क्योंकि हर 15 अगस्त को तभी से कि लाल किले पे झंडा लहरा जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर भाषण देंगे। अब हम आगे देखते हैं कि नए राष्ट्र की चुनौतियां। एकता व अखंडता की चुनौती। भारत अपने आकार और विविधता के किसी महादेश के बराबर था और यहाँ पर विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्म के अनुयायी थे। अलग अलग धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते थे। इनको एकजुट करने की चुनौती थी कि कुछ लोग धर्म के वो बोलेंगे हमें तो ये वाला देश चाहिए, हमें तो अपना राज्य चाहिए। इसको एकजुट करने की चुनौती भारत के सामने थी। और दूसरी चुनौती है लोकतंत्र की स्थापना, कि लोकतंत्र कैसे कायम होगा। तब इतने अलग अलग धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन भारत ने संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया, जो सफल भी हुआ बहुत। और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार तथा मतदान देने का अधिकार है। जो भी भारत का नागरिक है उसे मतदान देने का अधिकार है। अब हम समानता पर आधारित विकास की चुनौती देखेंगे, क्योंकि सबको समान अधिकार कैसे मिले, इसकी भी चुनौती थी कि ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो और ना किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के साथ समाज के सभी व्यवहार और सामाजिक सभी वर्गों को एक समान, या किसी वो धार्मिक, किसी और संस्कृति का हो या अल्पसंख्यक हो, किसी भी समुदाय का हो, उसे विशेष सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार, ये था, इसकी चुनौती थी हमारे सामने। विभाजन विस्थापन के बारे में अब हम बात करेंगे। मैंने पहले भी बताया था 14 और 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया और मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि 2 राष्ट्र सिद्धांत की बात करती थी, और इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान दोनों कौमों का देश है। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग यानी पाकिस्तान मांगा कि पाकिस्तान हमें अलग देश चाहिए, क्या पता हिंदुस्तान हमें जगह देगा कि नहीं देगा। और कांग्रेस ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का खूब जोर विरोध किया क्योंकि हम नहीं मानेंगे। और सन 1940 के दशक में राजनीति मोर्चे पर कई बदलाव आए और पाकिस्तान की मांग मान ली गई। लेकिन हम विभाजन की प्रक्रिया देखते हैं। विभाजन बहुत खतरनाक था। इंडिया के नाम से जाना जाता उसे भारत और पाकिस्तान के नाम 2 देशों के बीच में बांट दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया। और विभाजन बहुत दर्दनाक था। यहाँ की फैसला यह करना था कि अमल में लाना और भी जटिल था। फैसला तो इन्होंने कर दिया था, लेकिन अमल में लाना बहुत जटिल साबित हुआ। और धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया गया, क्योंकि जिस जगह धार्मिक या जिस जगह मुस्लिम की बहुसंख्यक है वो हिस्से पाकिस्तान में चले गए, और जिस जगह हिंदू के बहुसंख्यक है वो कुछ भारत में आ गए। और भी फिर जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे वे इलाके दो इलाके थे, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनको एक कैसे करें, लेकिन एक नहीं हुआ, इन्हें पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। और भारतीय भूभाग पर एक बड़ा विस्तार रहेगा कि बीच में इनके पश्चिम और पूर्व के एक भारत का भूभाग का विस्तार रहेगा। और खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर प्रांत के निर्विशेष नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी, मतलब वो सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते थे। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से जाने जाते हैं।
वे दुराष्ट्र के एकदम खिलाफ थे, दुराष्ट्र सिद्धांत के। और भी बहुत वो हुआ, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि किसी राज्य में, स्टेट में, जैसे पंजाब में मुसलमान भी थे और हिंदू भी, तो कुछ कुछ जिले उसके कुछ कुछ पाकिस्तान में मिला लिए, कुछ कुछ भारत में मिला लिए गए। जिलों का भी बंटवारा किया गया और यहाँ तक कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को, जो इलाके में पाकिस्तान में थे, वहां लाखों की संख्या में हिंदू सिख आबादी के थे, और जहाँ की पाकिस्तान में भी हिंदू थे और इसमें भी मुसलमान के लोग थे, भारत में बहुसंख्यक थे। और पुरखे से सदियों से उनका ये कहना था कि पुरखों से सदियों से जहां पर हम रहते आ रहे हैं उसी जमीन पर हम विदेशी बन गए हैं। क्या हमें पता है? कुछ देर तक तो लोगों को ये नहीं पता था कि हम हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। विभाजन के परिणाम, तब विभाजन कर दिया गया। इसके परिणाम क्या हुए? सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह से आबादी दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गई थी, और धर्म के नाम पर एक समुदाय दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मार रहा था। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में सांप्रदायिक अखाड़े तब्दील हो गए, और जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी के थे उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक उसी तरह जो मुसलमानों के इलाके थे उन्होंने हिंदू और सिखों ने जाना छोड़ दिया। बहुत आबादी, मतलब बहुत ही खूनी लड़ाइयां भी हुई, बहुत काटे गए। इस पे एक मूवी है गदर, आप उसे देखें, आपको जानने को बहुत मिलेगा। और जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि शरणार्थियों से भरी ट्रेन 1947 हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रही थी और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रही थी। आप देख रहे हैं कितनी बेरहमी से लोग ट्रेन पे चढ़ रखे हैं, और बहुत भी बेरहमी से लोग मारे भी गए थे। मतलब जो अगर हिंदू की ट्रेन है ना, तो पाकिस्तान से कटी हुई, मतलब काट दिए जाते थे। बहुत बेरहमी हुई थी। आप गदर मूवी को देखें, आपको बहुत पता लगेगा। लेकिन अल्पसंख्यक अपने घरों में भाग खड़े हुए और अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। शिविरों में पनाह लेनी पड़ी उन्हें। और जो लोग अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस उन्हें, स्थानीय पुलिस प्रशासन उन लोगों को कार्रवाई कर रहा था उनके विरुद्ध जहां वो पुरखों से रह रहे थे। ये था विभाजन, और लोगों की सीमा के दूसरी ओर जाना, और ऐसा हर हाल में उन्हें करना पड़ा था। और हजारों की तादाद में औरतों का अगवा कर लिया गया, उनको जबरन शादी करनी पड़ी, और धर्म उन्हें, और जिसके धर्म बनाना पड़ा, और कुल की इज्जत के लिए बचाने के लिए उन्होंने घर की बहू बेटियों को भी मार डाला था। अपनी घर की बहू बेटियों को भी मार डाला कि और किसी के हाथ में बलात्कार होगा, ये होगा, तो हम अपनी बहू को जहर देके या बेटियों को जहर देके मार दिया गया। और भारत और पाकिस्तान के लेखक के कवि, फिल्मकर्ताओं ने उपन्यास, लघु कथा, कविता जैसी फिल्म मार काट की। इस विभाजन पर बहुत सी फिल्म बनी है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देके समझा था आपको, गदर। आप इस मूवी को जरूर देखें। और बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सन 1951 के वक्त भारत की कुल जनसंख्या का 20% मुसलमान भारत के रहते हैं। भारत की जनसंख्या के 20% मुसलमान भारत में रह रहे थे। और इसी बीच महात्मा गांधी की शहादत, मतलब 30 जनवरी 1948 के दिन एक ही हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के संध्या कालिक प्रार्थना के समय उनकी तरफ चला, नजदीकी से पहुंचा, और उन्होंने गांधी जी के 3 गोलियां चलाई। गांधी जी को क्षणिक मार दिया गया। और वो नाथूराम गोडसे ने ऐसा क्यों किया, ये मैं भी आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। भारत के सामने एक और मुख्य चुनौतियां थी रजवाड़ों का विलय की, कि ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। एक हिस्सा था ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, और दूसरी ओर हिस्से में देसी रियासतें या रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी ओर छोटे बड़े आकार में कुछ राज्यों थे जिन्हें रजवाड़ा कहा जाता था, और इन्हें राजाओं का शासन करना पड़ा था। और भारतीय साम्राज्य में 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे, मतलब 1/3 हिस्सा रजवाड़े के थे। और समस्या क्या थी इसकी, कि ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ रजवाड़े की ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो गई। मतलब ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता के से आजाद हो गए थे। इसका मतलब यह हुआ सभी रजवाड़े, लगभग 565 रजवाड़े थे संख्या इनकी। जो पूछा जा सकता है कि रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 565 एक्यूरेट। और ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे, कि कानूनी तौर पर रजवाड़े भी आजाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नजरिया कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत और पाकिस्तान में होने वाले स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने पर फैसला रजवाड़ों की प्रजा पर नहीं, बल्कि उसका फैसला लेने का अधिकार राजा को दे दिया था। और अपने आप में ये बहुत गंभीर समस्या थी, कि इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था, कि छोटे छोटे रियासतों में ये बटा हुआ था।
जैसे आप इस मैप को देख रहे हैं, जो येलो रंग में आपको दिख रहा है, पीले रंग में ये तो ब्रिटिश भारत है, और नीले रंग में जो आपको दिख रहा है स्काई ब्लू रंग में वह है देशी रियासतें या रजवाड़े, और डॉट डॉट में दिखाई दे रहा है वह स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाएं के कितने तक भारत रहेगा। तभी भी बहुत सी मतलब 1/3 रजवाड़े थे भारत में, जैसे आपको इस मैप के थ्रू दिख ही रहा होगा। लेकिन अब सरकार का नजरिया क्या था? रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। रजवाड़ों को शासकों ने मनाने और समझाने ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री, उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़े को उन्होंने अपने भारतीय संघ में शामिल होने पर राजी कर लिया। और बड़ी चतुराई से व्यक्तिपूर्ण पहल कदम की जरूरत थी। और मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में लगभग 26 रजवाड़े, छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े और सौराष्ट्र में 14 रजवाड़े और 119 छोटे रजवाड़े अन्य अन्य प्रशासनिक तंत्र में थे। और अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में तो शामिल होना चाहते थे और हो भी गए, लेकिन भारत सरकार रूह जो था वो लचीला था और आराम से सरदार वल्लभ भाई पटेल बात करने गए थे। इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार हो गए भारतीय, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। अभी हाल ही में उसकी स्वायत्तता खत्म कर दी गई है, धारा 370, जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़ों जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं मिली थी 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल हो गए। और अधिकतर रजवाड़े शासकों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है, क्योंकि एक पत्र होगा उस पर साइन कर देंगे रजवाड़ों के राजा, और एक कि हमारा जो रजवाड़े हैं वो भारतीय संघ में विलय हो गए। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर और मणिपुर रियासतों के विलय को बारीकियों की तुलना थोड़ा कठिन हुआ था। और इस वीडियो में हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के बारे में गौर करेंगे। हैदराबाद का विलय। हैदराबाद की रियासतें बहुत बड़ी थी, यहाँ तक कि चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और भी हिस्से थे। और हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और दुनिया की सबसे बड़ी दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। और निजाम चाहता कि हैदराबाद की रियासतें आजाद रियासतें का दर्जा दिया जाए। यो निजाम आप ब्लैक इसमें देख रहे हैं, टोपी ओढ़ रखी है, सरदार वल्लभ भाई के पटेल के राइट में खड़े हैं, ये निजाम है हैदराबाद के राजा। और निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथा स्थिति बहरहाल रखने पर एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार हैदराबाद से निजाम की बातचीत पर जारी रहेगा, मतलब बातचीत करेगा, आप भारतीय संघ में शामिल हो जाओ। इसी दौरान हैदराबाद की रियासतों के लोगों के बीच निजाम के शासकों के खिलाफ एक आंदोलन भड़क उठा। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासक के खास तौर पर दुखी थे कि निजाम उन्हें दुखी करता था और निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासक के सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई, मतलब निजाम का जो शासक था महिला सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई थी निजाम के शासक के तौर पर। वो भी आंदोलन में शुरू हुए और इस आंदोलन में आ जुड़ी महिलाएं भी। और हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन के अंतिम पंक्ति में थे। और आंदोलन को देख निजाम के लोगों को एक अर्धसैनिक बल रवाना किया गया। निजाम ने एक अर्धसैनिक बल रवाना किया जिसे रजाकार कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जो निजाम का जो अर्धसैनिक बल है उसे क्या कहा जाता है? रजाकार। और रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानी मतलब हिंदुओं तो जो मुसलमान नहीं थे खासतौर पर अपना निशाना बनाया। और रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या और बलात्कार पर उतारू हो गए, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार कर दिए। और 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज रुक रुक के लड़ाई चली। इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया कि बाबूजी तुम ही हो, और आत्मसमर्पण के साथ साथ हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। मणिपुर रियासत का विलय के बारे में बात करेंगे। आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोध चंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस अवेज में उन्होंने आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी, कि आंतरिक जो स्वायत्तता वो बरकरार रहेगी मणिपुर की। और जनमत के दबाव में महाराजा ने सन 1948 के जून में चुनाव करवाया। इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ और मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां
सार्वभौम वैक्स मताधिकार के सिद्धांत पर अपनाकर चुनाव करवाया, ये भी पूछा जा सकता है। और कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासतों को भारत में मिला लिया जाए, लेकिन जबकि दूसरी ओर पार्टियां इसका विरोध कर रही थी और बेगर भारत सरकार के महाराजा का दबाव डाला और वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे, और भारत सरकार ने इसमें सफलता भी मिली और मणिपुर की रियासतें भारतीय संघ में हो गई। और इसका क्रोध और नाराजगी आज भी आपको देखी जा सकती है मणिपुर में, क्योंकि ये भारत संघ में नहीं होना चाहिए था। अब आया राज्यों का पुनर्गठन। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था और राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही होगा, कि भाषा के आधार पर हम इसका राज्य का पुनर्गठन करेंगे। और केंद्र सरकार के नेतृत्व में इस फैसले पर स्थानीय नेताओं को लोगों ने चुनौती दी और पुराने मद्रास के प्रांत ने तेलुगु भाषा क्षेत्र पर विरोध भड़क उठा, क्योंकि मद्रास पुराने प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हिस्से शामिल थे और भी कुछ हिस्से कर केरल और कर्नाटक में विशाल आंध्र आंदोलन हो गया और ये तेलुगु भाषी इलाकों में करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया। तेलुगु भाषी क्षेत्र में लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत में भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी और केंद्र सरकार हाँ या ना की दुविधा में थी और इसकी मनोदिशा में इस आंदोलन पर जोर पकड़ा। और कांग्रेस के नेता गद्दीज गांधीवादी विचारधारा पे पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पे बैठ गए, क्योंकि कोई टाइम नहीं है, मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा तब तक इस राज्य का ये भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नहीं बना दिया जाता। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे वहां की व्यवस्था और फैल गई और आंध्र प्रदेश की जगह जगह हिंसक की घटनाएं आने लगी और लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर गए। कि पोट्टी श्रीरामुलु उनका नाम था उस टाइम पे, बहुत आज भी है, आज मतलब वो याद करते हैं उन्हें, वो मर गए हैं, सॉरी जैसे मैंने बोल दिया आपको। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हो गए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों का विरोध देते हुए अपनी सीट के इस्तीफा दे दिया। आखिरकार सन 1952 में दिसंबर प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश। और सन 1953 में राज्य के पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन मामले पर गौर देना था और सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत के बने। अब लास्ट पॉइंट, नए राज्यों का निर्माण। आप इसमें देख रहे हैं कि बम्बई जो राज्य था उसको महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया सन 1960 में। आसाम से तोड़कर नागालैंड बनाया गया 63 में और पंजाब प्रांत के हरियाणा और पंजाब निकला 66 में और भारत पंजाब हिमाचल प्रदेश में निकला 1966 में। असम से 3 राज्य निकले, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 1972 में। असम से मिजोरम अरुणाचल प्रदेश में निकले 1987 में। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला 2000 में और बिहार और झारखंड भी 2000 में निकला, बिहार से झारखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 2000 में और हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला 2014 में और गोवा 1987 और सिक्किम 1975 में राज्य बना। और संघ शासित प्रदेश के जो बाद में राज्य बने मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा और गोवा आदि थे। और जो वीडियो अभी फिलहाल में जो वर्तमान में राज्य हैं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और भी वीडियो में लेके आता रहूंगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।